नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल आखिर शब के हमसफ़र। आज इसकी 15वीं किस्त। इस चैप्टर का उन्वान है नवाब कमरुज़्ज़मा चौधरी। नवाब कमरुज़्ज़मा चौधरी। नवाब कमरुज़्ज़मा चौधरी पिछली सीट पर टांग रखे, छड़ी की नुकड़ई मोड़ पर हाथ धरे अपनी स्याह ब्यूक में अर्जुमन मंजिल की तरफ जा रहे थे, जो डीएम्स हाउस से चंद फरलांग पर वाक़ थी। वो अपने घर के करीब पहुंच चुके जब उनको पादरी बनर्जी कछुए की चाल से चलते, मुंह उठाए एक तरफ को जाते नजर आए। उनके चेहरे की हालत देखकर नवाब साहब का दिल दहल गया। उन्होंने मोटर रुकवाई और उतरकर पादरी के पास पहुंचे। पादरी ने उनको देखा और यकलख्त इत्मीनान की सांस ली। नवाब कमरुज़्ज़मा उस वक्त डूबते को तिनके का सहारा मालूम हो रहे थे, या फरिश्ते रहमत। नवाब साहब ने खामोशी से उनको अपने बराबर कार में बिठाया। वो सुबह का अखबार पढ़ चुके थे। अर्जुमन मंजिल पहुंचकर वो बरामदे में पड़े सोफे पर बैठ गए। पादरी को बिठाया और चाय मंगवाई। सामने लॉन पर माला नय्यरुज़्ज़मा के नौज़ायदा बच्चे को गोद में लिए टहल रही थी। अंदर ग्रामाफोन बज रहा था। पादरी बनर्जी ने जेब से अखबार निकालकर नवाब साहब के सामने पेश किया। मैं पढ़ चुका हूँ। बंगला अखबारों में ज़्यादा मुफस्सिल खबरें हैं, उन्होंने आहिस्ता से कहा। शेर चाय लेकर आया। मैं अभी डीएम के पास गया था। उसने कोई मदद करने से साफ इनकार कर दिया। नवाब साहब ने चाय बनाई। डीएम की बीवी लंदन की बमबारी में मारी गई और आबाई मकान भी जल गया। अब नवाब साहब ने आंखें फैलाकर पादरी को देखा। पादरी उस वक्त एक स्याह पोश पैगंबर नजर आ रहा था, जिसके पास बुरी खबरों के अलावा और कुछ न था। अल्लाह रहम करे, नवाब साहब ने आहिस्ता से कहा। अचानक पादरी खड़ा हो गया। नवाब साहब, मैं डॉक्टर सरकार से मिलना चाहता हूँ, इसी वक्त, फौरन। सदमे की वजह से पादरी बौखला गया है। बेचारा बेचारा। आप बैठिए पादरी साहब, मैं बिनोय बाबू को अभी बुलवाता हूँ। क्या वो आपकी कुछ मदद कर सकेंगे? मैं डॉक्टर सरकार से बात करना चाहता हूँ, पादरी ने दोहराया। नवाब ने ताली बजाई। टहलती हुई माला करीब आई। ड्राइवर को बुलाओ। ड्राइवर हाजिर हुआ। बिनोय बाबू को फौरन साथ ले आओ, कहना बेहद ज़रूरी काम है। पादरी और नवाब चुप बैठे रहे। कुछ देर बाद मोटर दोबारा बरसाती में दाखिल हुई। चादर लपेटे बिनोय बाबू वक़ार से सीढ़ियाँ चढ़े। नवाब ने उठकर उनका इस्तकबाल किया और करीब की कुर्सी पर बिठाया। बिनोय बाबू ने पादरी को नमस्कार किया और नवाब से पूछा, मैं अभी अभी फरीदपुर से वापस आया हूँ, नहाकर सफ़र के कपड़े भी नहीं बदले। क्या बात है? खैरियत? खैरियत। पादरी एकदम बरस पड़ा।
मैं आपको बताना चाहता था, ये सब कुछ आपकी लड़की की वजह से हुआ, सब कुछ। बिनोय बाबू ने हैरत से पहले पादरी को देखा और फिर नवाब को। तुम्हें नहीं मालूम बिनोय? नवाब ने आहिस्ता आहिस्ता कहा। रोजी कल सुबह ईस्टरडी की बगावत में पुलिस की चौकी पर हमला करती हुई कैद कर ली गई। पुलिस फायरिंग से कई हमलावर मारे गए। रोजी के सख्त जख्मी होने की इत्तला खबर में शामिल है। ये कल रात की खबर है। ये शायद कल सुबह के अखबारों में मालूम होगा कि उसका क्या हाल है और किस जेल में भेजा गया है। जख्मी कैदियों को तो शायद जेल के अस्पताल में रखा जाता है। अंदर किसी कमरे में नैयरुज़्ज़मा ग्रामाफोन बजा रहे थे। अचानक नजरुल का रिकॉर्ड बजना शुरू हुआ। तोड़ो फोड़ो मारो आग लगा दो, आंधी तूफान बन जाओ, मैं सरकश हूं, उसूल शिकन, बर्बादी का देवता, बागी, मैं हमेशा सरबुलंद रहूंगा, लाहौल वला कुव्वत, स्टॉप इट। नवाब ने बेहद आज़ुर्दगी के साथ जोर से आवाज़ दी। गीत खत्म हो गया। पादरी ने सर उठाकर बिनोय बाबू पर नजर डाली। इतनी देर में शायद वो अपने गुस्से पर काबू पा चुके थे। उन्होंने सपाट आवाज में कहा, बिनोय बाबू, मेरी फरमाबरदार बच्ची को दीपाली ने इस रास्ते पर लगाया। इसे दीपाली की सोबत ने बर्बाद किया। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, और ये भी कि बाप की हैसियत से आपका फर्ज था कि आप दीपाली को गुंडों संगत से रोकते। मैंने अपने भरपूर कोशिश की अपनी बच्ची को बचाने की, मगर उसके दिमाग में जहर बहुत अच्छी तरह भरा जा चुका था। आप लोग सब गालिबन मुझे एक रजत पसंद मुसलमान ज़मींदार समझते हैं, मगर लड़कियों की आज़ादी के यही सब नताइज हैं। इसी वजह से मैंने अपनी लड़कियों को इजाज़त नहीं दी कि घर से कदम निकालें। नवाब ने कहा, मुझे मालूम नहीं कि दीपाली किस हद तक सियासी मशागल में हिस्सा लेती है। उसने एक दफ़ा मुझसे वादा कर लिया था कि वो टेररिस्ट तहरीक में शामिल ना होगी, और मैंने उसके कौल का एतबार किया। अलावा अज़ीं, अगर वो मुझसे छुपाकर किसी सियासी तहरीक में शामिल है तब भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। उसे मना कर सकता हूँ। हर नई नस्ल अपना रास्ता खुद बनाती है। आपने भी और मैंने भी अपने अपने तरीके से अपने लिए नए रास्ते तलाश किए। मनमोहन बाबू, आइए खुदा से उम्मीद करें कि रोज़ी खैरियत से हो। आप पर इस वक्त जो बीत रही है वो मैं समझ सकता हूँ। दिनेश भी। फिर वो चुप हो गए। मुलाजिम ने पेशवान लाकर नवाब साहब के पास रखा। पादरी ने सर उठाकर दफतन नवाब को मुखातिब किया, और आप भी, आपका अंग्रेज के चले जाने से क्या फ़ायदा होगा? नेहरू ने दसियों बार कहा है, रजवाड़े ख़त्म कर दिए जाएंगे। नवाब हुक्का गुड़गुड़ाता रहा। सियासत हद से ज़्यादा गंदी हो गई है। अल्लाहू अकबर। ये खस्ता हाल काला पादरी और ये खस्ता हाल डॉक्टर, इन दोनों को गालिबन आज़ादी से फ़ायदा होगा, मगर वाकई मुझे क्या फ़ायदा होगा? रियासत अलबत्ता चली जाएगी। मैंने इक्तिसादी पहलुओं पर ज़्यादा गौर नहीं किया, मगर इक्तिसादी मसाइल पर गौर करके रोनू ने पहले ही काफ़ी आफत मचा रखी है। दोनों के ख्याल ने उन्हें यकलख्त बेहद मुस्तरब कर दिया, और वो पेशवान
गुड़गुड़ाया किए। फिर उन्होंने पादरी से कहा, मनमोहन बाबू, मैं भी समझ सकता हूं आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी। मुझे अपने लाडले भांजे का ख्याल आता है तो मेरा दिल भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उसने किस तरह मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तुम नई नस्ल की बात करते हो बिनोय। ये बड़ी एहसान फरामोश, नमक हराम नई नस्ल है। पिछले साल तुम्हारी बच्ची मुझसे बहस करने लगी, कुर्बानी और त्याग, ये और मैं, ये और वो। मैं उस बच्ची से क्या कहता कि सियासत की कुर्बान गाह पर मैं अपनी मुसर्रतों की कुर्बानी दे चुका हूं। मेरे होनहार भांजे को सियासत हड़प कर गई। तुम्हारा कौन भांजा? कोमर मियां? बिनोय बाबू ने पूछा। तुमसे बिनोय बरसों से मेरी मुलाकात नहीं होती। तुम मेरे हालात से अजनबी हो चुके हो। यूं भी इस किस्से को भुलाए रखना ही मेरे लिए बेहतर है। मैं अपनी इस ट्रेजेडी और अपनी बेटी की बदकिस्मती की हर मुमकिन पर्दा पोशी में आफियत समझता हूं। रहने दो। यूं ही बात से बात निकल आई। सॉरी कोमर मियां, मुझे मालूम नहीं था। मगर अब नवाब साहब आहिस्ता आहिस्ता पेचवान गुड़गुड़ाता रहा और कहता रहा, मेरी आंखों का तारा, मेरी मरहुमा बहन की निशानी, मेरा लाडला, जिस पर फ़ख्र करते करते मैं फूला ना समाता था, जिसकी मैंने ज़िंदगी बना दी। और उसने मेरे साथ क्या किया? यही मनमोहन बाबू, यही तोड़ो फोड़ो, आग लगा दो, ईंट से ईंट बजा दो। मनमोहन बाबू, आप और मैं और बिनोय, हम सब एक नाव में सवार हैं। रोनू, रोजी, दीपाली, ये सब मिलकर हमको उस चीज़ की सज़ा दे रहे हैं कि हमने उनके लिए एक महफूज दुनिया तख्लीक की थी। ये लोग इसीलिए पैदा हुए हैं कि इस महफूज और मामून दुनिया के मेमारों को नेस्त व नाबूद कर दें। मगर किस लिए? पादरी ने पूछा। नेस्त व नाबूद करने के बाद किस किस्म की दुनिया बनाएंगे? इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है। नवाब ने अफसुर्दगी से कहा। बिनोय बाबू सोफे से उठे। पादरी साहब भी उठे। मुझे माफ़ कर देना बिनोय बाबू, मैं होशो हवास खो बैठा हूं। बिनोय बाबू ने पादरी के कंधे पर हाथ रखा। नवाब साहब कुर्सी हटाकर पादरी के नज़दीक आए। मनमोहन बाबू, अल्लाह बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है, दुआ करते रहिए। रोज़ी यकीनन खैरियत से बहुत जल्द घर लौटेगी। पादरी ने बेयकीनी से इकरार में सर हिलाया। नवाब ने नीचे उतरकर ब्यूक का दरवाज़ा खोला। पादरी और डॉक्टर पीछे बैठ गए। ड्राइवर लपक कर आया। मोटर में बैठकर उसे स्टार्ट किया। मोटर आगे बढ़ गई। रात को अर्जुमंद मंजिल में नवाब की पहलोटी के पोते मुनव्वरुज़्ज़मा के अकीक़े के सिलसिले में बड़ा भारी डिनर था। 8 बजे मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। बाबर ये ऐशकोश। नवाब बरसाती से निकलकर पाए बाग के सिम चले। हम तीनों, मैं, सरकार और बैनर्जी, हम 3 बंगाली 3 मुख्तलिफ रास्तों पर खड़े हैं। मैं और बैनर्जी 2 ऐसे खंबे हैं जिनको घुन लग चुका है। मगर पॉल मैथ्यू बैनर्जी बेचारा ये बात समझ नहीं सकता, और समझकर भी क्या कर लेगा। पिछले लॉन पर पहुंचकर उनको बारलो की मेम का ख्याल आया। पादरी ने बताया था कि सुनावनी सुनकर
बालों ने बड़ी बहादुरी और जब्त से काम लिया। खालिस स्टिफ अपर लिप। भाई अगर ऐसी हिम्मतें ना होती तो सारी दुनिया पर हुकूमत कैसे करते। नवाब लॉन पर टहलने लगे। कल के सारे अमायदीन शहर ताज़ियत के लिए जाएंगे, मुझे भी जाना होगा। वायलेट बार्लो बंगाल की यूरोपियन सोसाइटी में काफ़ी दिल फेंक मशहूर थी। खासी आवारा, मछली की तरह पीती थी, बेहद हसीन। मर गई गरीब। बार्लो उसकी वजह से बहुत दुखी रहता था। अब रोजी के लिए क्या किया जाए, कुछ नहीं हो सकता। रोजी की माँ 15 साल गिरी वाला इसी तालाब के किनारे बैठकर बर्तन मांजा करती थी और मैं इस दरख्त के पीछे छुप छुप कर उसे तरह तरह से छेड़ने की कोशिश करता था। वक्त किस तरह गुजरता है, किस तरह बदलता है, अल्लाह गनी। नवाब साहब, एक क्लर्क नुमा जवान बाग की सड़क पर पहुंचकर साइकिल से उतरा और उनके नज़दीक आकर सलाम किया। कल शाम ऑफिस में ये फ़ोन आया था, ये पैगाम है। उसने जेब से एक कागज़ निकाल कर पेश किया। मैंने आपसे मुलाकात का वक्त आज 5:30 का दे दिया है, क्योंकि आपको इसी वक्त। ठीक है। नवाब का रंग पर्चे पर लिखा नाम पढ़कर पीला पड़ चुका था। तुम अंदर जाओ और मुतल्लिका कागजात मेज पर लगा दो, उन्होंने खाली खाली आवाज़ में कहा। बहुत अच्छा। नौजवान ने साइकिल संभाल कर कुतुब खाने का रुख किया। नवाब चंद लम्हों तक घास पर ठिठके खड़े रहे, फिर नजरें उठाकर ऊपर की मंजिल को देखा। जहां आरा के कमरे की नीली शीशों वाली खिड़की हवा के झोंके ने खट से बंद कर दी। वो उस खिड़की को चंद लहजों तक मबहूत तकते रहे, फिर अपनी रिस्ट वॉच पर नजर डाली और सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता कुतुब खाने की सिमत रवाना हो गए। अगला चैप्टर, इसका उन्वान है रेहानुद्दीन अहमद। उस सुबह जिस वक्त चार्ल्स बार्लो छोटा हाजिरी के बाद अपनी स्टडी में जाकर नगमात हिंद के मुताले में मसरूफ़ था, डीएम्स हाउस से कुछ फासले पर वुडलैंड्स में करीम खान ने ब्रेकफास्ट की मेज़ पर हज़ब मामूल ताज़ा पत्रिका लाकर रखा और चायदानी लेने के लिए अंदर चला गया। उमा रॉय ने टोस्ट पर मक्खन लगाते लगाते अखबार की सुर्खियों पर नज़र डाली। वरक़ उल्टे। अंदर के सफ़े पर एक सुर्खी ने उनको मुतवज्जा किया। उन्होंने घबराकर आवाज़ दी, रेहान जल्दी आओ। ब्रेकफास्ट की मेज़ वुडलैंड्स के पहलू के बरामदे में लगी थी। गेस्ट रूम का दरवाज़ा बरामदे के सिरे पर खुलता था। शेव के साबुन का झाग तौलिए से साफ करता रेहानुद्दीन अहमद कमरे से नमूदार हुआ। क्या हुआ? ये देखो, सनसनीखेज गिरफ्तारी। उमा देवी ने सर उठाकर अखबार उसकी तरफ सरका दिया। उनकी कुर्सी के करीब झुककर उसने उचट्टी नज़रों से पूरे कॉलम का जायजा लिया। कुमारी रोजी बनर्जी, कुमारी संध्या घोष। वो तेवरे में बल डालकर बैठा और ख़बर को दोबारा गौर से पढ़ना शुरू किया। बहरा चायदानी लेकर हाजिर हुआ। उमा ने रेहान के लिए चाय बनाई। लो चाय तो पी लो। पी लूँगा। गज़ब हो गया उमा। महबूदुल हक और ज्योति दोनों शहीद हो गए। रोजी जाने कितनी बुरी तरह जख्मी हुई होगी। इस खबर का क्या भरोसा है?
पुअर गर्ल। महमूद और ज्योति दोनों। रेहान ने अखबार पर सरकाकर आंखों पर हाथ रख लिए और चंद मिनट तक चुपचाप बैठा रहा। ओ रेहान प्लीज। उमा ने उसके बाजू पर नरमी से हाथ रखा। सोशलिस्ट फ्रंट अभी जाने और कितने मारे जाएंगे। ओ गॉड। अभी उस रोज ज्योति ने किस जोश खरोश ने मुझसे बहस की थी। उरुनदी, जेपी, लोहिया अंडरग्राउंड में जान पर खेलकर जिन आंदोलन को डायरेक्ट कर रहे हैं, और आप रेहान दा अंग्रेजों के पिट्ठू बन गए। ओ रोनू, नो नो, नॉट ज्योति, नॉट। इतना गम ना करो रेहान। आंदोलन में इसी तरह जाने जाती हैं। साल भर पहले तुम भी किसी वक्त मारे जा सकते थे। लो, चाय ठंडी हो रही है। उमा, रेहान ने गुस्से से कहा, सॉरी ओल्ड चैप, तुम हमेशा यूं ही मारे मारे फिरते हो। न खाने की फिक्र, न ढंग की चाय। चंद रोज के लिए मेरे यहाँ हो तो अपनी सेहत का ख्याल रखो। ओ सॉरी उमा, लाओ, मैं बहुत अपसेट हूं। क्या मैं अपसेट नहीं हूं? तुम ऑमलेट खाओगे ना? हाँ दे दो। अब कुछ देर के लिए तकलीफ दे हालात भूल जाओ, आराम से नाश्ता करो। आज फिर तुमको दिन भर दौड़ धूप करनी है। आते ही फरीदपुर भाग गए। उन्होंने टोस्ट 2 हिस्सों में काट कर रेहान के सामने रखा। ऑमलेट पर काली मिर्च नमक छिड़का और बच्चों की तरह छुरी कांटा उठाकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। वो मुस्कुराया। नाउ बी ए गुड बॉय एंड ईट इट। वो सर झुकाए खाने में मशगूल हो गया। उमा उसको देखती रही। तुम्हारे अब्बा कैसे थे? खैरियत से थे? कौन? उसने चौंक कर पूछा। तुम अपने गांव गए थे ना, शोनापुर? मुझसे तो यही कह गए थे। ओ हाँ, नहीं, हाँ बिल्कुल अच्छे हैं, थैंक यू। उसने एक लुकमा निगल कर फिर अखबार की तरफ हाथ बढ़ाया और उमा ने झपट कर अखबार उठा लिया। नहीं मिलेगा। फिनिश योर ब्रेकफास्ट फर्स्ट। वो फिर प्लेट पर झुक गया। रात तुम बहुत देर से आए। क्या पार्टी में इतनी देर लग गई? रात? ओ हाँ, नहीं, रात में दीपाली के यहाँ चला गया था। दीपाली? हाँ, क्या भूल गई उसे? दीपाली सरकार। मुझे मालूम नहीं था कि नूरुर रहमान मियाँ के ज़माने के बाद भी तुम्हारी उससे जान पहचान है। ऐसी कोई बात नहीं थी जिसका तुमसे जिक्र करता। दरअसल वो भी कल ही फरीदपुर से लौटी है। स्टीमर पर उससे इत्तेफाकिया मुलाकात हो गई। ओ आई सी। उमा ने जोर से छुरी कांटा प्लेट पर पटका और गुस्से से बहरे को आवाज दी, करीम खां। बहरा सूरत से नमूदार हुआ। करीम खां, रोज मना करती हूं कि अंडा हाफ बॉइल मत करो। गुस्से से एकदम उनका चेहरा सुर्ख हो चुका था। ओ माँ, दूसरा अंडा बनवा लो, ऐसी भी क्या कयामत आ गई? नहीं, तुम नहीं जानते। मम्मी घर पर ना हो तो ये लोग बिल्कुल बेगार टालते हैं। डैम। बहरा गायब हो चुका था। कमाल हुआ। रेहान ने हंसकर कहा, कोई कांग्रेस सोशलिस्ट सुनेगा तो कहेगा कम्युनिस्ट लीडर इस तरह अपने नौकरों को डांटते हैं। ओ शट अप। वहाँ तुम्हारा गुस्सा रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। वो ऑमलेट खत्म करने में मसरूफ हो गया। सीजर सीढ़ियां फलांगता बरामदे में आया और अपनी मालिकिन के कदमों के पास ढेर हो गया। उमा ने नागवारी से उस पर नजर डाली। बैरे ने दूसरा अंडा ला कर दिया। रेहान ने नजर बचाकर शरारत से करीम खां को आंख मारी।
बूढ़ा बैरा खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ होंठ पिचकाकर पीछे हटा और जाकर मेज से कुछ फासले पर अपनी ड्यूटी पर खड़ा हो गया। चंद लहजों के बाद ये जान करके उमा देवी का गुस्सा अब ठंडा हो गया होगा, रेहान ने कहा, उमा मैं तुमको एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। करीम खां, धोबी से पूछो मेरी साड़ियाँ इस्त्री कर दी। करीम खां इशारा समझकर गायब हो गया। हाँ बताओ क्या बात है। मैं दीपाली से शादी कर रहा हूँ। अंडे का चमचा संभाले उमा देवी का हाथ हवा में मौल्लक होकर रह गया। उसके बगैर अगर मैं जीते जी मर गया तो मूवमेंट का नुकसान होगा। रेहान ने मसनूई संजीदगी से वजाहत की। उमा अब ऐनक उतार कर भौचक्की सी उसे देख रही थी। क्यों उमा? तुम रेहान, जब से हम कॉलेज में दाखिल हुए, लंदन में रहे, एक साथ सियासी काम किया, तुमने आज तक मुझसे अपना कोई राज नहीं छुपाया था। फिर इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों पोशीदा रखी? रेहान जरा सुर्ख हो गया। औरतें? उमा, उसने मतानत से कहा, मानता हूं तुम मेरी दोस्त, फलसफी और गाइड हो, मगर ये मेरा बहुत ही ज़ाती मामला था और मेरा ख्याल था कि एक औरत दूसरी औरत के सिलसिले में कभी गैर जानिबदाराना राय नहीं दे सकती। ये तुम मेरे लिए कह रहे हो? मैं जो तुमको अपना ओ कमान उमा, मुझे अफसोस है कि तुमको मेरी इस राजदारी से दुख पहुंचा। क्यों? उमा ने कुर्सी पर पहलू बदला। अगर मुझे पहले ही मालूम हो जाता कि तुम उसे पसंद करते हो तो मैं पहले से 2 गुना उसका ख्याल करती। मुझे खुद वो लड़की पसंद है। तुम्हें भी पसंद है उमा? रेहान का चेहरा खुशी से खिल गया। वंडरफुल। तो तुम मेरे इंतखाब को मानती हो? मुझे बहुत पसंद है। मैं ही उसे मूवमेंट में लाई हूं। तुम भूलते हो कि एक लिहाज से मेरी ही वसातत से उससे तुम्हारी मुलाकात हुई। यह तो गलत है उमा। उस पर तो मैं बहुत पहले जहर खा चुका था, लव एट फर्स्ट साइट वगैरह। तुम जज्बाती तौर पर अभी तक बहुत इमेच्योर हो। अभी तो मेरे इंतखाब की तारीफ कर रही थी। फिर मैं इमेच्योर कैसे हुआ? उमा, अपना हार्ड बॉइल्ड अंडा तो खाओ। तुमको इस इत्तला से ऐसी हैरत हुई कि बेचारे महमूद और ज्योति की शहादत का भी ऐसा रिएक्शन नहीं हुआ था। कमाल है। उमा चेहरा सख्त करके चांदी के नन्हे चमचे से अंडे पर खट खट करने में मसरूफ हो गई। रेहान कोहनियाँ मेज़ पर रखे उन्हें देखता रहा। ये शायद मेरी ज़्यादती है। ऐसी मुखलिस दोस्त के साथ मैं ऐसी सख्त बातें कर रहा हूँ। सॉरी उमा, वाकई मुझे बहुत पहले तुमको अपना हमराज बनाना चाहिए था, मगर हालात भी तो कैसे एबनॉर्मल थे। मुस्तकिल अंडरग्राउंड, मुस्तकिल एहतियात, और फिर वो अहमक भी ना जाने क्यों मुझसे खफा हो गई थी। निहायत मेहनत से अब जाकर उसे ज़रा राह रास्त पर लाया हूँ। ओफो, ये इश्क करना भी खासी मशक्क़त है। तुम तो कभी इस चक्कर में पड़ी ही नहीं। तुम्हें क्या मालूम? उमा चुपचाप अंडा खाने में मसरूफ़ रही। लो, अब तुम खफा हो गई। ये क्या मुसीबत है यार। फिर उसने दफतन बड़ी गंभीर आवाज़ में कहा, उमा तुम जानती हो मैं मुद्दतों जाकर अपनी बहन से नहीं मिल पाता। ढाके में अपने नवाब रिश्तेदारों से मिलने का मुझे कोई शौक नहीं। सिर्फ तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हारे खुलूस की वजह से ये घर तक मुझे अपना घर मालूम हो रहा है। हालांकि वो
तमस तमस्सक वो तमस्खुरन, माफ कीजिएगा, वो मजाक से हंसा। वुडलैंड्स को अपना घर समझना हिमाकत है, मगर बहरहाल इत्तेफाक से तुम इसी महल में पैदा हुई। क्या किया जाए, तुम जहां रहोगी वही मेरा घर होगा। उमा ने पलकें झपकाई। उनकी ऐनक का शीशा धुंधला हो चुका था। रेहान छेंप कर दूसरी तरफ देखने लगा। वो जज्बातियत से बेइंतहा घबराता था। उसने महसूस किया कि वो खुद भी खासा जज्बाती हो रहा है। वो जल्दी से कुर्सी पीछे सरका कर उठा और लपक कर अपने कमरे से सिगरेट और माचिस उठा लाया। सिगरेट सुलगाकर कुर्सी पर बैठते हुए बशाश आवाज में उसने कहा, लाओ गर्मा गर्म चाय तो बना कर दो। उमा ने आहिस्ता से टीकोजी उठाकर चाय उसकी प्याली में उंडेली। मैं तो अब चला जाऊंगा वापस बम्बई। दीपाली तुम्हारे हवाले। तुम मेरी गैर मौजूदगी में उसका ख्याल रखना। वो ज़रा बेवकूफ़ सी लड़की है। अगर कभी कोई हिमाकत की बात करे तो मेरी खातिर उसे माफ़ कर देना। वादा? वादा। गुड ओल्ड उमा। वो इत्मीनान से चाय पीने में जुट गया। तुम्हारा ख्याल है बिनोय बाबू उसकी शादी की इजाज़त दे के? कोशिश तो मैं यही करूँगा और तुम दोनों ही होल टाइमर की तनख्वाह पर गुजर कर लोगे। उमा, तुम तो किसी बोर्जुआ बड़ी बी की तरह बात कर रही हो। इतने होल टाइमर्स ने आज तक किस तरह शादियां की हैं? उन सबकी बीवियां भी काम कर रही हैं। दीपाली इत्तेफाक से ग्रेजुएट है और संगीत की माहिर। कमाल है भाई। तुम जब ब्याह करोगी तो कोई मारवाड़ी सेठ या डिप्टी कमिश्नर तलाश करोगी। बकवास मत करो। ओह सॉरी। चुनाचे दीपाली गा बजाकर घर का खर्च चलाएगी। रेडियो प्रोग्राम और रिकॉर्डों की मुख्तसर सी रॉयल्टी और म्यूजिक के ट्यूशन, और आप बीवी की कमाई पर। उमा, रेहान को अब पहली बार गुस्सा आया। तुम आज कैसी अजीबोगरीब बातें कर रही हो, मुझे यकीन नहीं आता। मैं बोर्जुआ बड़ी भी नहीं हूं, महज चंद प्रैक्टिकल बातों की तरफ इशारा कर रही हूं। ये तुम्हारी हैंड टू माउथ खाना बदोश जिंदगी शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। उमा, तुम सच्चे दिल से कम्युनिस्ट कभी नहीं थी, इसका यह मतलब है? मैं सच्चे दिल से तुम्हारी दोस्त हूं। और दूसरी बात, अगर तुम इस खुशफहमी में हो कि बिनोय बाबू तुम्हें बखुशी अपना दामाद बना लेंगे, वो कदामत पसंद हिंदू हैं। जहां तक मैंने चंद मुलाकातों में अंदाज़ा लगाया था, वो बिल्कुल कम्युनल नहीं है। और बहरहाल मैंने कहा तो वो अगर इजाज़त ना भी दें तो क्या मुज़ायक़ा है। दीपाली 21 साल की हो चुकी है। हम लोग कलकत्ता जाकर सिविल मैरिज कर लेंगे। मुझे तुम्हारी तरफ से बेहद परेशानी है रेहान। न जाने तुम किस आफत में फंस जाओ। ओफो, तुम तो इतनी मुतफक्किर हो गई गोया आज तक हिंदुस्तान में कोई इंटर कम्युनल शादी ही नहीं हुई। अच्छा, तुम एक काम करो। क्या? चंद्रकुंज जाकर मेरी सिफारिश कर दो झटपट। मैं? दीपाली कह रही थी, डॉक्टर सरकार पहली ही मुलाकात में तुमसे बेहद मुतासिर हो गए थे जब तुम कुलसुम आपा की साजिश के सिलसिले में उसे अपने साथ फर्जी तौर पर कोमिला ले गई थी। यूं उसे अगर अपनी सहेलियों का देर लग जाए तो वो परेशान हो जाते हैं। दीपाली क्या कह रही थी? क्या तुम्हारे मुतालिक? उसने हंसकर जवाब दिया। कह रही थी, ऐसा लगता था जिसे उमा दी ने बाबा पर जादू कर दिया हो। गुड गॉड, कसमिया उमा, तुम सचमुच जाकर जरा उनके ख्यालात का अंदाज़ा तो लगाओ। मुझे मिडिल क्लास हिंदू बंगालियों के ख्यालात का अच्छी तरह अंदाज़ा है। भद्र लोग, मुझे भी अंदाज़ा है, मगर मैं हिंदू बंगाली
बोश बोशवाजी भद्रलोक की नज़रों में कम से कम अशराफ तो हूँ, ज़रा गौर करो। वो फिर हंसा। हमारे बंगाल की हिंदू बोशवाजी मुस्लिम बोशवाजी को किस सरपरस्ताना अंदाज में अशराफ कहकर गोया टॉलरेट करती है। अगर कोई तुम्हारे इस लहजे को सुने तो समझे कि शायद तुम भी कम्युनल हो, सच्चे दिल से कम्युनिस्ट नहीं। उमा ने हंसकर जवाब दिया। रेहान भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। बहरकैफ तुम अपने दूसरे मिशन पर चंद्रकुंज जाओ। कोई हिंदू या मुसलमान बाप चाहे वो कितना ही रोशन ख्याल क्यों ना हो, अपनी लड़की को दूसरे फिरके में शादी करने की हरगिज इजाज़त नहीं देता। तुम्हारे डैडी भी। मेरे डैडी का यहाँ क्या जिक्र है? क्यों? वो हंसता रहा। फर्ज करो तुम किसी अशराफ से ब्याह करना चाहो, ईसाई से या अंग्रेज से या चीनी जापानी रूसी से, तो सर परितोष इजाज़त न देंगे। वो तो बेहद आज़ाद ख्याल है। मेरे ब्याह का क्या जिक्र है? ओके उमा, बच्चियों की तरह शर्माओ नहीं। है कोई मुर्गा नज़र में? चलो, मैं सर परितोष से तुम्हारी वकालत करूंगा। तुम बिनोय बाबू से मेरा प्रोपेगेंडा करो। लाओ मिलाओ हाथ। उसने दोस्ताना बेतकल्लुफ़ी से उमा का हाथ खींचकर जोर से मुसाफिहा किया। उमा ने गुस्से से हाथ छुड़ा लिया। रेहान, तुम्हारा लौंडहारपन कब जाएगा? इसी लौंडहारपन को ख़त्म करने के लिए तो अब घर बसाने का इरादा है हमारा। कल शाम को क्या प्रपोज है? नहीं, अभी तक कोई बात ही नहीं। यूं ही ज़रा शायरी वायरी बगाड़ता रहता हूँ। उसे कहा तो है शादी करना चाहता हूँ, मगर बाकायदा संजीदगी से ऐसा कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है। अगर वो अपनी यार दोस्त और कॉमरेड ना होती, महज लड़की होती, तो दूसरी बात थी। अब अजीब मस्खरापन सा लगता है। तुम मेरा मतलब समझ नहीं सकती। उससे फॉर्मल तौर पर क्या कहूँ? बस एक रोज़ भगा कर ले जाऊंगा। भगाने का अल्टीमेटम उसे अलबत्ता दे दिया। तुम बिल्कुल दीवाने हो रफू। हूं तो सही। अब हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। पहलू का बाग बेहद तरोताज़ा और दिलफरेब मालूम हो रहा था। अचानक उमा ने कहा, तुम बेचारी जहारा को इतनी जल्दी भूल गए? वो एकदम इस गैर मुतवक्को तस्करे से शशदर सा रह गया। उसने सिगरेट का कश लगाया और छेप कर सुर्ख होते हुए कहा, इतनी जल्दी तो नहीं, काफ़ी अरसा हो गया। ओह यू मैन। वो खामोश हो गया। सीजर अब उमा देवी के कदमों से उठकर गराबारी से चलता हुआ कमरे की तरफ जा रहा था। वो उसे देखती रही। फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया, दीपाली को मालूम है? नहीं। तुमने उसे कुछ नहीं बताया? बताने की क्या खास बात थी? जहां बेचारी की मेरी मौजूदा ज़िंदगी में अब क्या अहमियत है कि मैं खामखा उसका तस्करा छेड़ता? और बात भी क्या थी कि जहां के वालिद मुझे अपना घर दामाद बनाना चाहते थे। अक्सर ऐसा मुसलमान घरों में होता है। दीपाली जहां की गहरी दोस्त है। मैं जानता हूं तुम अभी कह रहे थे कि पिछले दिनों वो तुमसे खफा हो गई थी। मुमकिन है उसे मालूम हो गया हो और इसी वजह से वो झुंझला गया। अगर इस वजह से नाराज थी तो मुझे बआसानी बतला सकती थी। वो बेइंतहा साफ दिल और मुंहफट लड़की है। वो दफतन चुप हो गया और तेवरी में बल डालकर बोला, पता नहीं, लाहौल वला कुव्वत। औरतों के दिमाग भी अजीब अंदाज से काम करते हैं। उसे मुझे बताना तो चाहिए था अगर यही बात है, मगर तुमको ख्याल कैसे आया? मैं भी औरत हूं, लाइक हेल।
वो यकलख्त बेहद परेशान होकर प्याली में चमचा बजाने लगा। ओ माय गॉड, हुमा तुम ठीक कहती हो, मैं वाकई अजीब आफत में मुब्तला हो गया हूं। मुझे पार्टी की तरफ से मामू जान से ही बातचीत करनी है, अर्जुमन मंजिल जाकर। ओ हेल, अर्जुमन मंजिल कब से नहीं गए, मुद्दतें गुजर गई, क्यों नहीं जाते? क्या एहसास जुर्म सताता है? यही समझ लो, कभी जहां आ रहा याद आती है। अपनी पहली मोहब्बत को इंसान कभी नहीं भूल सकता। तुमने मुझे एक बार लंदन में ससली सा बताया था, वो तुम्हारी फर्स्ट कजिन है ना? सेकंड। अब छोड़ो इस गुस्से को, गड़े मुर्दे उखाड़ने बैठ गई बेचारी लड़की। यू आर अ डैम क्रूक उमा। वो हंसने लगी। और मैंने कौन सा ऐसा जुर्म किया है जिसके कन्फेशन की ज़रूरत है? पहली बात तो यह है कि उसके मुताल्लिक तुम्हें दीपाली को अंधेरे में ना रखना चाहिए। वेट, आई एम अफ्रेड इज माई ओन बिजनेस। उमा ने ताज़ा चाय के लिए घंटी बजाई। वो इस जज्बाती छोकरे को हैंडल करना खूब जानती थी। अखबार सरका कर उन्होंने चंद लहजों बाद मौजू तब्दील करते हुए कहा, बेचारे महमूद और ज्योति, हम अपनी बातों में इन दोनों को बिल्कुल भूल गए। मैं आज यहीं रुक रहा हूँ, इसके आगे मैं आपको कल सुनाऊंगा, क्योंकि तवील हो गया है चैप्टर। अक्सर घंटा पर से ज़्यादा हो जाता है। अब मैं कोशिश करूँगा कि आज से 45 मिनट से आगे ना बढ़ूँ, तो इसलिए ये किस्त फ़िलहाल यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। यहीं से कल फिर शुरू करूँगा और आपको अगला हिस्सा सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।